हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप सब थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को सीरियसली इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। तो आप लोगों को अपना 100% देना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये। ठीक है, बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफर साइड में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ इजी चैप्टर है, तो आप लोगों को अच्छे से सिंसियरली कंसंट्रेशन लगाना है चैप्टर में और अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 जो लेक्चर 2 है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जैसे कि हम बात करें कि डीएनए को डिस्कवर, ये तो हमने कल वीडियो लेक्चर 1 में पढ़ा था। डीएनए को डिस्कवर जो न्यूक्लिक एसिड को किसने किया था? मिस्टर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो स्टडी किया था वो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस study the structure of DNA by using X-ray crystallography experiment, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का वो किसने पढ़ा था? तो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था बाय यूजिंग ए टेक्निक और एक्सपेरिमेंट। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें बेस्ड ऑन दिस स्टडी, बेस्ड ऑन अबव स्टडी इन 1953, थोड़ा एनसीईआरटी का डेटा याद रखना होगा। इन 1953 Watson and Crick gave the double helical structure of DNA। ठीक है, तो सबसे उसके बाद 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। तो हम जो आज इस वीडियो लेक्चर में जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए होगा। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया और 1953 में उन्होंने स्ट्रक्चर को पढ़ा। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। तो 1962 में इनको नोबेल मिला। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हम लोगों को याद रखना होगा, ये रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंसन का और वॉटसन क्रिक का। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो डिस्कस करेंगे द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर व्हिच वाज गिवन बाय द वॉटसन क्रिक। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, Watson and Crick model of DNA, राइट। Watson and Crick मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो इसके फीचर्स पढ़ेंगे। इसके हम फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर which was given by the Watson and Crick। तो अगर हम देखें फीचर्स क्या होते हैं तो एक बार थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसको, स्ट्रक्चर को डीएनए का। तो देखते हैं एक बार। तो देखते हैं एक बार, ये
सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए की जो दो चेन्स होती हैं वो दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। तो both the chains of DNA double helix is anti-parallel यहाँ पे एंटी पैरेलल का मतलब ये है, अगर ये डायरेक्शन 5 प्राइम है और ये डायरेक्शन 3 प्राइम है तो ये यहाँ पे 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। तो इसका मतलब थोड़ा कुछ ये हुआ, कि 5 प्राइम हम लोगों को पता है, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो 5th कार्बन पे पेंटोज शुगर पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो इस 5th कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, फ्री फॉस्फेट, इसलिए प्राइम लगाया हमने 5 के ऊपर ऐसा प्राइम लगाया है। ठीक है, तो 5 के ऊपर प्राइम इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे फ्री 5th कार्बन पे कौन सा ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप। दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड एज प्राइम। ये 3 प्राइम होगा, यहाँ पे जो याद करो पेंटोज शुगर जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उसकी पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन पे OH ग्रुप होता है, तो यहाँ पे फ्री कौन सा ग्रुप है, OH। सिमिलरली हियर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा एक फ्री और यहाँ पे OH ग्रुप होगा फ्री, इसलिए ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल हैं। अगर इस चेन का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो चेन्स हैं, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ये रही, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही, तो इस चेन का जो 5 प्राइम एंड है और इस चेन का 3 प्राइम एंड है, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गया। तो बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल जैसे अगर हम देखें जो शू बॉक्स होता है, शू बॉक्स में भी जो शूज रखे होते हैं तो वो पेयर एंटी पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल उसको हम अरेंज कर ही नहीं सकते उस बॉक्स में, तो हमेशा वो कैसे रखे जाते हैं, एंटी पैरेलल। ऐसे ही हमारे डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस में होता है उसकी चेन्स हमेशा एंटी पैरेलल ही होती हैं। एक 5 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम होगा और दूसरा एंड पे यहाँ पे 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा। तो पहला फीचर ये है। सेकंड फीचर डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सेकंड फीचर क्या बोलता है, बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोथ द चेन्स of DNA are complementary to each other। दोनों चेन्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि both they follow the Watson and Crick base pairing रूल। ये वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग रूल क्या होता है कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा बॉन्ड करता है थायमिन से बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा बॉन्ड करता है साइटोसिन से बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड वाइस वर्सा and guanine is always pairs with cytosine and vice versa. Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine or thymine forms 2 hydrogen bond with adenine. Guanine similarly forms 3 hydrogen bond with cytosine and cytosine forms 3 hydrogen bond with guanine. तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अगर इस चेन पे यहाँ पर एडेनिन है तो डेफिनेटली यहाँ पर डबल बॉन्ड थायमिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन। तो ये इस बेस पेयरिंग को बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग रूल। And this rule states that adenine always pairs with thymine or vice versa and guanine is always pairs with cytosine and vice versa। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर A लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T, अगर यहाँ पे मैं G लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे फीचर के, तो इसको हम लोग साथ के साथ नोटबुक में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा हमारा फीचर ऑफ डीएनए का, जो वॉटसन क्रिक ने दिया था। तो थर्ड पॉइंट ये है, देखो एडेनिन और थायमिन, ठीक है, ये एक बेस पेयर है, गुआनिन और साइटोसिन ये एक बेस, एडेनिन तो अकेला बेस है, जब इसने थायमिन से पेयरिंग करा तो पेयर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, एडेनिन ने क्या काम किया था, पेयर किया था थायमिन से। ठीक है,
और ग्वानिन पेयर कर रहा है साइटोसिन से, तो एडेनिन अकेला तो नाइट्रोजन बेस है, पेयर कर रहा है थायमिन से, तो ये बेस पेयर हो गए, और ग्वानिन और साइटोसिन इधर ये बेस पेयर हो गए। तो उन्होंने बोला वर्टिकल राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, वर्टिकल राइज पर बेस, B स्टैंड्स फॉर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक बेस पेयर ये रहा, एक बेस पेयर ये रहा, तो इन दो बेस पेयर के बीच में, इन दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये तीसरा फीचर है। चौथा फीचर क्या बोलता है, जो डीएनए का, अब देखो ये यहां से लेकर ये इतना पॉइंट, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, इतना, ठीक है, इतना, तो ये पूरा और ये, इसको बोलते हैं वन हेलिकल टर्न, ये वन हेलिकल टर्न है। तो वन हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर, तो एक हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर होंगे, तो 10 बेस, तो एक हेलिकल टर्न का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.4 into 10, दैट मींस 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3.4 नैनोमीटर। तो इसको वन पिच भी बोलते हैं, वन पिच ऑफ डीएनए, वन पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक हेलिकल टर्न देखें तो हेलिकल टर्न कितना होगा, ये हेलिकल टर्न है, ये जो बनाया है हमने डीएनए का, ये हेलिकल टर्न है। ठीक है, ये हेलिकल टर्न है, तो इस हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा एक हेलिकल टर्न का 10 into 3.4, that is 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, दिस इज कॉल्ड द वन पिच ऑफ द डीएनए। तो फोर्थ पॉइंट ये है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, ये हम इसको रब कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फीचर्स का, जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है जो डायमीटर होता है डीएनए का, ये जो डायमीटर होगा पूरा, ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होगा। तो डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम होता है 20, तो डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा याद रखना होगा, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हर एक डीएनए में जैसे देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डिस्टेंस ये सेम रहेगा, यहां से भी सेम रहेगा, यहां से भी सेम रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अच्छा, तो बोथ द चेन्स एट एवरी पॉइंट is always equal in distance, both the chains at every point of DNA is always, यहाँ पे लिखेंगे हम, is always equal in distance। ठीक है, तो हर एक जगह से देखें तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो प्यूरिन हमेशा बॉन्ड करेगा, किससे पेयर करेगा, पायरामिडिन से। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 7 पॉइंट ये है इसका कि जो प्लेन होता है, प्लेन यहाँ लिख देते हैं हम, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other base pair। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स का मतलब एक के ऊपर एक। जैसे अगर हम देखें, अगर एक कॉपी को नोटबुक के ऊपर एक नोटबुक रखते हैं तो स्टैक हो रहा है। ठीक है, तो बेस पेयर का जो प्लेन होता है वो जस्ट दूसरे बेस पेयर के सेम प्लेन में होगा। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर। ठीक है, तो दोनों का जो प्लेन होगा सेम होगा, इसलिए डीएनए स्टेबल होता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी डीएनए स्टेबल। तो ये प्रॉपर्टी डीएनए को डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, एक पॉइंट और
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, भाई हमें पता है एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए इज स्टेबल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि which of the following properties helps to provide the stability of DNA, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बोलता है the plane of one base pair just stacks over the another base pair, और थर्ड ऑप्शन both 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन none। तो हम किस पे जाएंगे? both 1 and 2 इज करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड भी डीएनए को स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर, ये भी डीएनए की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ फीचर्स लिखे डीएनए के, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे पूरे फीचर्स हो गए, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको रब कर देते हैं एक बार। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे एक बार। आप सुनेंगे कि जैसे सपोज करो एक डीएनए बनाते हैं, ठीक है, एक डीएनए को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है, एक 5 प्राइम है तो एक 3 प्राइम होगा, ठीक है, ये 5 प्राइम है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम, दिस इज, ठीक है। तो दोनों चीज एंटी पैरेलल होती है, हम लोगों को पता है। तो अगर हम लोग इस, ये एडेनिन किससे पेयर करता है? थायमिन से। ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से, पता है हम लोगों को। ये एक 1 हेलिकल टर्न है, एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना होगा डीएनए का? 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर हम देख लिए। हम लोग अगर इस वाले स्ट्रक्चर, इतने स्ट्रक्चर को एक बार बड़ा करके देखें, हम लोगों को पता है डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का। तो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका डीएनए का, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल वे में ड्रॉ करते हैं, फिर इसको इस पे आएंगे, पहले समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे सपोज करो ये पेंटोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है यहाँ पर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अच्छा, इससे इस डीऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच होता है? नाइट्रोजन बेस से, यहाँ पे एडेनिन अटैच है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, हम लोगों को पता है। अच्छा, एक और न्यूक्लियोटाइड बना है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या होगा? शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। यहाँ पे से ग्वानिन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसको, अच्छा, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमने पढ़ा था। तो ये फॉस्फो इसके साथ, इस शुगर के साथ बनाएगा फॉस्फोएस्टर, PE लिख दिया, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोएस्टर। ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोएस्टर। और दोनों मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? फॉस्फो डाइएस्टर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय द बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर। ये किससे पेयर होगा? थायमिन से। तो यहाँ पे भी शुगर होगी, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री। तो ये हम लोगों ने, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एडेनिन अटैच है, एडेनिन के साथ थायमिन, तो ये शुगर है, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल है यहाँ पे तो OH ग्रुप होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, P लिख देते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको एक बार बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इस पूरे डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एक बार अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बार सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये एक शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेस है एडेनिन, ठीक है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे HH होगा डेफिनेटली। डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, वो राइबोस शुगर में होता है, सेकंड कार्बन है। थर्ड कार्बन पे HOH और फिफ्थ कार्बन जो होगा CH2OH होता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देख लेते हैं, दिस इज फॉस्फेट OH, ठीक है। अब हम लोगों को पता है
OH और OH यहाँ से H2 निकलेगा, ये H2 निकलेगा, ठीक है। तो H2 निकल गया ये, तो ये जो बॉन्ड होगा ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस ये कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 5, यहाँ लिख देते हैं कार्बन नंबर 5 है जिसपे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। थर्ड कार्बन पे क्या है OH, थर्ड कार्बन पे क्या है OH। अच्छा एक बार नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, तभी तो पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएंगे, बिकॉज़ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ deoxynucleotides which are joined by phosphodiester bond। एक न्यूक्लियोटाइड यहां बना देते हैं हम लोग, सपोज करो यहाँ पे गुआनिन अटैच है, G H H यहाँ पर H OH, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा CH2, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ड्रॉ कर लेते हैं CH2, ऑक्सीजन O नेगेटिव, ठीक है। ये OH यहां से यहाँ पे OH होगा, OH यहां से H2 निकलेगा, H2 निकलेगा तो ये बॉन्ड ले लेगा, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे सब, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इसको ध्यान से सुनेंगे एक बार, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन का CH2OH, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, OH, ठीक है। तो OH OH यहाँ से H2 निकलेगा, तो ये ऐसे बॉन्ड हो गया, इस बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फोएस्टर, ठीक है। यहाँ पे भी OH है थर्ड कार्बन पे, तो H2 निकलेगा, तो H2 निकलेगा तो ये भी बॉन्ड हो जाएगा ऐसे, इसका भी क्या नाम है फॉस्फोएस्टर। तो दोनों मिलकर क्या बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिफ्थ कार्बन है ना और ये थर्ड कार्बन है, ये तो फिफ्थ कार्बन होगा, तो डायरेक्शन बोलते हैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है किस डायरेक्शन में बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो थर्ड कार्बन के OH ग्रुप से फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो ये दोनों मिलकर ये और ये मिलकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इधर आ जाती, ये तो एक चेन बनाई ना, ये तो एक चेन बनाई, इसकी दूसरी चेन जो होगा एंटी पैरल, ये किससे बॉन्ड लेगा थायमिन से, नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन नंबर 4 के साथ CH2 कौन सा ग्रुप होगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। एंटी पैरल है ना, अगर यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है तो यहाँ पे कौन सा कार्बन का OH आ रहा है OH ग्रुप आ रहा है, तभी तो दोनों चेन्स कैसी है एंटी पैरल। अगर यहाँ पे फिफ्थ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री होगा OH ग्रुप, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है ना फिफ्थ कार्बन पे, तो थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप फ्री है OH, तभी तो दोनों चीज एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। तभी हमने इसको थोड़ा ऐसा बनाया है। अब क्या होगा, इसके नीचे एक और यहाँ पे हमने देख बनाया से फर्स्ट कार्बन पे अटैच था गुआनिन, तो किससे पेयर करेगा, ये साइटोसिन से पेयर करेगा। तो साइटोसिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इधर ऑक्सीजन H H थर्ड कार्बन पे HOH, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ से H2O निकलेगा, ये H2O निकलेगा, अब ये H2O निकलेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर, ये फॉस्फोएस्टर क्या बना फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने दो चेन बनाया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की दो चेन है, एक ये चेन बनाई और एक ये चेन बनाई। हमने यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड ही दिखाए हैं, इसके नीचे और होंगे, इसके नीचे और होंगे। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये भी ड्रॉ करना है हमें और ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये समझ आया सबको?
तो इसमें ना अगर हम लोग देखें, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था। एक बार और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एक बार देख लेते हैं कैसे बना था। भाई ये हमारा शुगर था, ठीक है, ये शुगर था, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, एन मतलब नाइट्रोजन बेस, एच ओ नहीं, यहाँ पे एच होगा सेकंड कार्बन पे, एच ओ एच, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे एक और शुगर बना देते हैं हम लोग, ये फिफ्थ कार्बन है इसका, यहां से H2 निकलता है और ये बॉन्ड बन जाता है, ये फॉस्फोएस्टर है, ठीक है, और ये भी कौन सा है, फॉस्फोएस्टर, तो दोनों मिलाकर क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर। तो हम लोगों ने ये पूरा स्टडी कर लिया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है चार्गर्स रूल, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्गर्स रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस। चार्गर्स रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस, ठीक है। चार्गर्स रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ध्यान रखना, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि द चार्गर्स रूल इज वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो हम जो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो चार्गर्स रूल ऑफ बेस इक्विवेलेंस इज वैलिड ओनली फॉर इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो उन्होंने बोला इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ प्यूरीन is equals to amount of pyrimidines, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्यूरीन्स हमें पता है एडेनिन प्लस ग्वानिन, ठीक है, ये क्या होते हैं प्यूरीन्स, इनका अमाउंट किसके बराबर होगा, थायमीन प्लस साइटोसिन के, ठीक है। ये प्यूरीन्स है पायरिमिड्स, दोनों का अमाउंट बराबर। तो उन्होंने बोला A प्लस जी T प्लस C का रेशियो 1 आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और क्या आएगा 1, क्योंकि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू थायमीन और ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन। यहाँ पे मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, ये इक्वल है। ये तो हम पता है ना, एडेनिन डबल बॉन्ड से थायमीन से पेयर करता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन यहाँ पे मैंने बॉन्ड नहीं शो की, मैंने ये शो किया कि एडेनिन किसके बराबर होगा, थायमीन के, और ग्वानिन किसके बराबर होगा, साइटोसिन के, और वाइस वर्सा। तो ये हमने ये शो किया है क्योंकि एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमीन से, और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इक्वल है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने और बात बोली, भाई A प्लस T इज नॉट इक्वल टू G प्लस C, ठीक है। या बोल सकते हैं A प्लस T और G प्लस C का रेशियो 1 नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 1। A प्लस G और T प्लस C का रेशियो 1 आएगा, लेकिन A प्लस T और G प्लस C का रेशियो 1 नहीं आएगा। उन्होंने एक बात बोली, A प्लस T और G प्लस C रेशियो इज स्पीशीज स्पेसिफिक, that means it is a constant for a given species, constant for given species, but it is different for different species, it is different for different species, species। तो A प्लस T और G प्लस C का जो रेशियो होगा वो स्पीशीज कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ कि ये जो A प्लस T और G प्लस C का जो रेशियो होगा वो इस स्पीशीज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, बट फॉर डिफरेंट स्पीशीज इट इज डिफरेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है A प्लस T G प्लस C, ये जो रेशियो होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज। तो A प्लस T बाय G divided by G plus C is equals to 0.97 in E. coli, प्रोकैरियोट है,
ए प्लस टी जी प्लस सी का रेशियो अराउंड 1.52 होता है ह्यूमंस के लिए। तो ये तो यूकैरियोट है। तो इसका मतलब जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें जी ये रेशियो 1 से कम ही आता है हमेशा। तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस टी और जी प्लस सी रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, तो अगर ये 1 से कम आएगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स जी प्लस सी इज हायर देन ए प्लस टी। ठीक है, और ए प्लस टी जी प्लस सी का रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आता है इन यूकैरियोट्स। तो हम बोल सकते हैं that in eukaryotes a plus t is greater than g plus c, क्योंकि 1 से ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, कभी 1 से कम आया। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। तो g प्लस सी ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट ज्यादा होता है प्रोकैरियोट्स में और कम होता है यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। और यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर। अभी पढ़ा था हमने हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अगर 1 से ज्यादा आएगा ये रेशियो तो लीनियर डीएनए होता है, अगर 1 से कम आएगा तो कैसा डीएनए रहता है? सर्कुलर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एक बार सुनते हैं। अगर हम देखें इसके बारे में तो ये तो हमने देख लिया, चार्ल्स टू तो हमने देख लिया। अच्छा, हमें पता है एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से पेयर होता है थायमिन से, वैसे वर्सा, और गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से पेयर होता है साइटोसिन से। तो जिस स्पीशीज में जी और सी ज्यादा है, जिस डीएनए में जी और सी ज्यादा है, तो उस डीएनए को वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन तो ट्रिपल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं ना। तो अगर सपोज करो डीएनए ए, उसमें जीसी कंटेंट है 70% और एटी परसेंटेज है 30% एडेनोथाइमिन की। एक डीएनए बी, उसमें जीसी कंटेंट है अराउंड 40% और एटी कंसंट्रेशन है अबाउट 60%। तो ये जो डीएनए होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो दोनों चेन्स जो डबल स्ट्रैंड है आपस में कंबाइन रहेंगी। तो अगर हम इस डीएनए को हीट करें, डीएनए देखो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे अगर डीएनए एक, उसको अगर हम हीट करते हैं अराउंड 80 से 90 डिग्री पे, तो ये दोनों चेन्स होती है ना अलग हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होता है? अगर हम लीनियर डीएनए को हीट कर दें, लीनियर ऐसे होते हैं, अगर हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट कर दें, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब हीट करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्यों सेपरेट आउट हो जाएंगे? क्योंकि इस हीट से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर उस डीनेचर डीएनए को वापस से हम लोग रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे रख दें, लो टेम्परेचर पे रख दें, तो वापस से डीएनए ना क्या हो जाएगा? फिर से अनील हो जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या था? अगर हम डबल स्ट्रैंड डीएनए को हीट करें तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, वो टूट जाएगा, जिससे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर उसके वापस से कम टेम्परेचर पे ले आए तो वो फिर से क्या हो जाएगा? अनील, जुड़ जाएगा, दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, टीएम। जब डीनेचर करते हैं, जिस टेम्परेचर पे डीनेचर होता है उसे बोलते हैं टीएम। टीएम इज अ मेल्टिंग टेम्परेचर। टीएम क्या होता है? मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो डीएनए है डीनेचर हो जाए। तो मेल्टिंग टीएम की वैल्यू किस में ज्यादा होगी? प्रोकैरियोटिक डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में। प्रोकैरियोटिक डीएनए में टीएम की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में टीएम की वैल्यू कम होगी। क्योंकि प्रोकैरियोट में ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसमें जी और सी ज्यादा है, गुआनिन और साइटोसिन कंटेंट ज्यादा है, इसलिए उसके टीएम की वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में एडेनोथाइमिन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गुआनिन एंड साइटोसिन, तो टीएम की वैल्यू वहां पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 का शुरू पूरा, हैप्पी फिनिश है हमारा। तो
हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने देखा पहला जो वॉटसन क्रिक मॉडल था, बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, एक एंड पे 5 प्राइम है, दूसरे पे क्या हुआ 3 प्राइम, बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, वर्टिकल राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, वन हेलिकल टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर, दैट इज द 10 बेस पेयर, तो डिस्टेंस ऑफ वन हेलिकल टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, 10 into 3.4, ठीक है। वन हेलिकल टर्न को वन पिच भी बोलते हैं हम लोग। जो डीएनए का प्लेन ऑफ वन बेस पेयर जस्ट स्टैक्स ओवर द अनदर बेस पेयर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस दो पॉइंट की वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है डीएनए। डीएनए का हमने बायोकेमिकल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, पॉलीमर देखा था एक न्यूक्लियोटाइड चेन का कैसे होता है, हमने दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन ड्रॉ करा था हमने, ठीक है। डीनेचर डीएनए क्या होता है, रीनेचर डीएनए क्या होता है पढ़ लिया हमने। चार्ल्स रूल क्या होता है, प्यूरिन हमेशा बराबर होंगे पैरामिडिन से, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखते हैं, जो डीएनए होता है ना, डीएनए बेस्ड ऑन द ट्विस्टिंग ओरिएंटेशन, दो टाइप का होता है ओरिएंटेशन, दो टाइप का होता है, राइट हैंडेड डीएनए होता है, एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, अगर ट्विस्ट करें, अगर उसे कॉइल करें तो जो कॉइलिंग होगी, जो राइट थंब से देखें तो क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी, क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज कॉइलिंग, तो इसमें जो ट्विस्टिंग होगी डीएनए की ऐसे होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी। तो ये जैसे बी डीएनए होते हैं, तो वॉटसन क्रिक का जो डीएनए था जो उन्होंने स्टडी किया था वो बी डीएनए था, वो कैसा था, राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड मतलब जैसे एक पेन की स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर देखो में कॉइलिंग होती है, तो वो जो कॉइलिंग होती है, वो कॉइलिंग जो होती है अगर राइट हैंडेड है, क्लॉकवाइज है कॉइलिंग, ठीक है, अगर राइट हैंड है तो क्लॉकवाइज कॉइलिंग है ऐसे, लाइक दिस, तो क्लॉकवाइज कॉइलिंग है तो राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड में जो कॉइलिंग होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, तो एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंडेड में कॉइलिंग कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे जेड डीएनए। तो बेस्ड ऑन द कॉइलिंग डीएनए दो टाइप का है, बी डीएनए एंड जेड बी डीएनए बेस्ड ऑन द ट्विस्टिंग राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड का हमने पूरा देखा, जैसे बी डीएनए जो वॉटसन क्रिक ने पढ़ा था, क्रिक वॉटसन एंड क्रिक डीएनए कैसा था, बी डीएनए, ठीक है। जेड डीएनए होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ए डीएनए भी होता है, ठीक है, सी डीएनए भी होता है, डी डीएनए भी होता है। इसको हम लोग इसके पॉइंट्स में आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। एक चीज यहाँ पे है, पैरेंटिक होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, सपोज करो एक डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा तो 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा। यहाँ पे मैं G AA+T C लिख दिया। तो ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन से एडेनिन की थायमिन से, थायमिन से एडेनिन, थायमिन की फिर से एडेनिन से, साइटोसिन की ग्वानिन से। अगर हम इस वाली डायरेक्शन में रीड करें तो क्या है, GAA+TC, और अगर हम इस वाली डायरेक्शन में रीड करें तो क्या है, GAA+TC। तो इस डीएनए को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए समझ आया क्या होता है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में इसका जो रीडिंग फ्रेम होता है सेम होता है, दैट इज द पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और थोड़ा याद रखना है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर था उसकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर की वजह से होती है, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स इनर साइड। थोड़ा याद रखना होगा हम लोगों को, जो शुगर है फॉस्फेट है, फॉस्फेट शुगर, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, एक सिंपल देख लिया। यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे, तो नाइट्रोजन बेस हमेशा इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है, जैसे स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर्स में देखें तो जो स्टेप्स होंगे, उसके स्टेप्स जो होंगे वो नाइट्रोजन बेस हैं, जो बैकबोन होगा वो शुगर और फॉस्फेट का होगा। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द फॉस्फेट एंड शुगर, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है। तो ये, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ पे देख लिया। इसके हम अब जो हम
थोड़ा देखेंगे कि पॉइंट्स देखेंगे कि ए बी सी डी डीएनए क्या है और जेड डीएनए में थोड़ा डिफरेंस हम लोग इसमें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए, तो राइट हैंडेड डीएनए जो हमने डिस्कस किया था उसका जो ट्विस्टिंग होती है क्लॉकवाइज होती है, और जो डीएनए हमने बी डीएनए डिस्कस किया था जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, दैट डीएनए इज अ राइट हैंडेड। तो डीएनए फॉर विच वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज मॉडल वाज बी डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ए बी सी डी दीज ऑल डीएनए आर राइट हैंडेड। ठीक है, ये जो बी डीएनए है जिसको हमने यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए तो हमने पढ़ लिया ना, हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं और वर्टिकल राइज पर बेस पेयर इज 3.4, तो सो 34 एंगस्ट्रॉम ये हमने डिस्कस कर लिया था। नंबर ऑफ बेस पेयर इन हेलिकल टर्न इज 10 डिस्कस करा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बी डीएनए के पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है वो एक ही होता है, दैट इज जेड डीएनए। एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, डिस्कवर किया था रिच ने, ये उसकी हेलिक्स का डायमीटर यहाँ पे शो किया गया है, हेलिक्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड डीएनए और राइट हैंडेड डीएनए 4 डीएनए होते हैं, ए बी सी डी। तो हम लोग यहाँ पे बी डीएनए को थोड़ा याद रखेंगे और जेड डीएनए का यहाँ पे डायमीटर थोड़ा याद रखेंगे 18.4 एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग उसको रीड आउट कर लेंगे जस्ट। ये ओरिएंटेशन शो की गई यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड डीएनए का। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड होता है और राइट हैंडेड ए बी सी डी। वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा डीएनए दिया था? बी डीएनए। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी की, हम लोगों को याद रखना होगा। ये साई इंटू 174, दिस इज साई इन 174। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो किसको अटैक करते हैं? बैक्टीरिया को। The viruses that attacks bacteria are bacteriophage। तो साइन टू 174 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये फैक्ट एनसीईआरटी का है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज, लैम्डा, ये जो लैम्डा बैक्टीरियोफाज होता है उसमें 48502 बेस पेयर है। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछता है बेस कितने हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफाज में कितने बेस, तो 48502 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर है ना ये, तो अगर बेस पेयर पूछेगा तो ये लिखना, और बेस पूछे तो हम देख लेंगे। ई कोलाई जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है उसमें 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, और हम लोगों में होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ये फैक्ट से हम लोगों को याद रखना, इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये आपको क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे के बेस पर। आप लोग इसको वीडियो पॉज कर इसको मुझे आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार्गाफ रूल पे क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन अ सैंपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 48%। तो साइटोसिन का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट आप ही लोग करेंगे। 48% दिया हुआ है, तो हम लोगों को किसका अमाउंट बताना है? थायमिन का बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोगों को पता है कि ग्वानिन हमेशा किसके बराबर होगा? साइटोसिन के, क्योंकि ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन। ये इक्वल टू है, इक्वल। वैसे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, हमें पता है, ये इक्वल है। तो अगर साइटोसिन 48% है तो ग्वानिन कितना होगा? 48%। ठीक है, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन कितना आ गया? 48%। ठीक है, तो फिर बचा क्या? एडेनिन प्लस थायमिन कितना होगा? सॉरी, ग्वानिन प्लस साइटोसिन 48 प्लस 48% यहाँ पे होगा, तो कितना आ जाएगा? 96%। तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन कितना आ गया? 96%। एडेनिन प्लस थायमिन कितना होगा? 4%। और हमें पता है एडेनिन किसके बराबर होता है? थायमिन के, तो थायमिन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 2%। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो थायमिन है कितना आएगा? 2%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके बताएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इन अ सैंपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। द कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इन अ सैंपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 0.2%। ठीक है, जो एडेनिन का कंसंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को? 0.2% दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बताना है? हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन
कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 4 का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो एक क्वेश्चन 6 है जो हम लोगों को बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इन अ सैंपल ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज 0.2%। तो आप लोगों को क्या बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन कितना होगा उस डीएनए में, मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 30% ऑफ टोटल पैरामिडिन, ऑफ टोटल पैरामिडिन। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कैलकुलेट द परसेंट ऑफ टोटल एडेनिन इन दैट डीएनए। तो आप लोगों को एडेनिन का कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 30% ऑफ टोटल पैरामिडिन, साइटोसिन 30% है टोटल पैरामिडिन्स का, तो आप लोगों को किसका परसेंटेज बताना है, एडेनिन का उस डीएनए में। तो ये क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूरा फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए हिस्टोन के साथ कंबाइन कर पैक होता है, तो वो हम लोग न्यूक्लियोसोम बनाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए वी विल गोइंग टू डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3।